नमस्कार दोस्तों। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग कब थमेगी? कैसे थमेगी? कौन इस जंग को रोकेगा? कितने नुकसान के बाद यह जंग थमेगी? ईरान में कितनी तबाही चाहता है इजराइल? अमेरिका ईरान को तबाही के किस कगार पर ले जाना चाहता है? और कब तक ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने डटकर खड़ा रहेगा और इस तरह से जैसे वेस्ट एशिया के 12 देशों में ईरान की मिसाइलें बरस रही है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, रिफाइनरी से लेकर तेल भंडारों पर हमले हो रहे हैं, जिसका असर अब पूरी दुनिया में दिख रहा है। प्रति बैरल तेल की कीमतें 20% तक बढ़ गई। दुनिया के अब तेल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर ये जंग 10-15 दिन और खिंच गई तो तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल हो जाएगी, मतलब 30 साल में सबसे अधिक। 2008 में 145 से 48 बैरल तेल की कीमत पहुंची, बल्कि सबसे अधिक। तो इस तरह के तमाम खतरों के बीच सवाल कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, मरने मारने को तैयार है। इजराइल अब ईरान के तेल गैस ठिकानों पर हमले कर रहा है। ट्रंप बीच में बयान देकर उटपटांग सी बातें कर रहे हैं। तो कब थमेगी ये जंग? हमारे साथ एक खास मेहमान है, कमर आगा साहब। 4 दशकों से ज्यादा का तजुर्बा है पत्रकारिता का, लेकिन खास बात, वेस्ट एशिया को बहुत करीबी से, बारीकी से जानते हैं। वहां की खबरों पर, वहां की लीडरशिप पर, वहां की राजनीति पर नजर रखते हैं। मैंने आज फिर उन्हें खास तौर से बुलाया है। तो पहला सवाल तो यही आगा साहब, तबाही की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। अब तेल और गैस के भंडारों में आग लगने की तस्वीरें, जो मैंने शुरू में सवाल पूछे, कब थमेगी जंग? 20 दिन हो गए, आसार दिख नहीं रहा। अंजुम साहब, बड़ा मुश्किल है कहना। जंग के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। अमेरिका इजराइल के कुछ ऑब्जेक्टिव थे, तभी उन लोगों ने ईरान के ऊपर अटैक किया। वो ऑब्जेक्टिव अभी पूरे हुए ही नहीं, और ऐसा लगता है कि वो शायद काफी समय लगेगा इन लोगों को, या पूरे भी होंगे या नहीं होंगे, ये तो समय बताएगा। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है कि ऐसी बात कर दी, तब फिर एक बार समझाइए कि वो ऑब्जेक्टिव क्या है। वो भाई, पहला ऑब्जेक्टिव, अमेरिका का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ये चाहते हैं जो हार्ड लाइन लीडरशिप है उसको वो एक एक करके समाप्त कर देंगे और मॉडरेट पावर में आ जाएंगे, तो मॉडरेट उनके साथ वो डील कर लेंगे। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा, ये समझ में नहीं आ रही है बातें। और वो ये नहीं चाहते कि टोटल रिजीम चेंज हो। उनको डर ये लगता है अगर कहीं डेमोक्रेसी, अगर रिजीम ये कोलैप्स हो जाती है और दूसरी डेमोक्रेटिक रिजीम आ जाती है, वो तो नेशनलिज्म प्रमोट करेगी, जैसे 1953 में किया था। अमेरिका से वो भी नहीं डील करेगी और उससे लड़ना और मुश्किल होगा डेमोक्रेटिक रिजीम से। दूसरी तरफ इजराइल है, इजराइल का मानना यह है कि रिजीम चेंज, वो तो चाहते हैं पूरा ईरान को तोड़ दो, जो इसका अज़री पार्ट है उसको अजरबैजान से जोड़ दो, जो जहाँ पे कुर्दिश स्पीकिंग लोग रहते हैं उसको इराकी कुर्दिस्तान से जोड़ दो, जहाँ पे बलोच के लोग रहते हैं उसको बलूचिस्तान से यानी पाकिस्तान से जोड़ दो। इससे दूसरी बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाती है जो अमेरिका भी नहीं चाहेगा, और ईरान का टूटना फिर तो एक आफत आ जाएगी पूरे क्षेत्र में। ये नहीं, पता नहीं कहाँ क्या होगा। और रिजीम अगर कोलैप्स हो गई, कोई अल्टरनेट लीडरशिप नहीं है, तो फिर तो केओस, अनार्की, अराजकता फैलने का डर है, और उसमें पूरा क्षेत्र तो फिर तो मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए कि इनकी जो फौज है, इनकी जो सेना है, या इनकी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ये बहुत कमिटेड है। इनका रिलीजियस मोटिवेशन भी है और नेशनलिज्म भी बहुत डीप रूटेड है ईरान के अंदर। अकेला आर्यन देश है, उनको इस बात पे बड़ा प्राउड है कि वो आर्यन है, और 3000 साल पुरानी उनकी सभ्यता है। और आप जाएं तो वहाँ लगता भी है कि वाकई बहुत सभ्य लोग हैं, और बहुत साइंस टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, या जिस तरीके से नई वॉरफेयर का उन्हीं ने इन्वेंट की है, वो तो एक यूनिक काम कर दिया। लोग बिलियंस ऑफ बिलियन, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन खरीदते हैं, उन्हीं ने सस्ते ड्रोन और कुछ मिसाइल्स बना के। देखिए कितना अमेरिका को भी रोके में है, इजराइल के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन गए।
तो फिर वही सवाल जो आपने मैंने पहले ही कहा, इसका मतलब कहीं कोई आसार दिख नहीं रहे ना, फिर तो ये लड़ाई इसका मतलब लंबी होगी, क्योंकि इजराइल ने जिस ढंग से ईरान के गैस उस पर हमला किया, गैस फैसिलिटी पर, गैस भंडार पर जिस तरह से हमला किया, और उसके बाद अमेरिका ने एक तरह से चेतावनी दी कि मेरी जानकारी के बगैर ये इजराइल ने हमला किया है, अब यहां दोबारा हमला नहीं होगा। लेकिन ईरान उसके पहले कतर पर हमला कर चुका। तो अब इसका मतलब लग रहा है कि जिस तरह से ये लड़ाई जिस दिशा में जा रही है, भले तेल गैस की किल्लत आने वाले समय में हो जाए, लेकिन आपके हिसाब से इसका मतलब थमने के आसार नहीं दिख रहे ना ये? नहीं दिख रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प डिक्लेयर करें कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, हमने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की हत्या की, हमने लोगों ने, हमारी सेनाओं ने दोनों देशों की लारीजानी को मारा और टॉप लीडरशिप को मारा, मिलिट्री के मारा, और हम जीत गए, अब हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये एक इस तरह की बातें वो कई बार कर भी चुके हैं। लेकिन मुश्किल ये है, दूसरी बात ये भी है कि वहां पे उनके ऊपर स्वयं दबाव भी है कि वो उन्हीं ने इतनी बड़ी बातें की, एकदम से विड्रॉ कैसे करें। लेकिन अमेरिकन आर्मी भी लड़ने पे तैयार नहीं है, ज्यादा बूट्स ऑन ग्राउंड यानी जमीन पे आने पे तैयार नहीं है। वो बार बार उनके जनरल्स मना कर रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कह रही हैं कि आप मत जाइए। दूसरी बात ये कि अमेरिका की इकोनॉमी कोई लंबी वॉर लड़ने की सिचुएशन में नहीं है। अगर लंबी वॉर हुई तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए कि इकोनॉमी काफी वीक है अमेरिका की भी और यूरोप के भी। इसीलिए यूरोप के देश ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कोई यूरोप का देश नहीं, अकेले ये पड़ गए हैं। सबसे उन्हीं ने बातें की, प्रेसिडेंट ने पर्सनली बात की, लेकिन यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि भाई हम कैसे आए, हमारे पास तो इतना बड़ा बर्डन यूक्रेन वॉर का है, आप अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, डिप्लोमेटिकली यस, अदरवाइज यस, बट जो प्रोमिसेस थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं अमेरिका के, और वॉर वहां पे रुक नहीं रही है। तो बहुत बड़ा बर्डन यूरोपियन यूनियन के ऊपर यूक्रेन का है। वो कहते हैं कि हम नई वॉर एक और जगह जाके ज्वाइन करें तो हमारी तो इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। तेल गैस उनके पास आ नहीं रहा, नहीं तो वो प्रॉब्लम तो अब अमेरिका में भी शुरू हो रही है। मैं देख रहा हूं आज वाशिंगटन पोस्ट ने एक लंबी रिपोर्ट छापी है कि पेंटागन ने $200 बिलियन, माफ करें, $200 बिलियन अप्रूवल के लिए व्हाइट हाउस से रिक्वेस्ट किया है कांग्रेस से अप्रूव कराने के लिए। तो अगर ये जंग लंबी चली तो ये अमेरिका में भी इंटरनल प्रेशर और उस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 2 दिन पहले जो उनके काउंटर टेररिज्म के बहुत बड़े सीनियर ऑफिशियल ट्रम्प के करीबी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी देखिए, और कांग्रेस में ये इसको पास कराने के लिए जरूरी होगा डेमोक्रेटिक पार्टी की सपोर्ट, और डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, और एक रिपब्लिकन भी इसके फेवर में नहीं है कि ये युद्ध वहां पे चले। तो बड़े क्रिटिकल जंक्शन पे है ये। एक ही जरिया है, मैं समझता हूँ कि ये लोग सब कोई बैठे, बातचीत करें। जंग से कोई मसले हल होते नहीं, हमने कितनी जंगें देख ली, और अगर पावर ही होता बेस तो आज अमेरिका का सब जगह राज होता। वियतनाम में ये आज भी बैठे होते, और अफगानिस्तान में तो ये तालिबान से लड़ रहे थे, नॉन स्टेट एक्टर से 20-22 साल लड़ते रहे, फिर उन्हीं को सत्ता सौंपी। इराक में सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। लीबिया में सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी गद्दाफी को मार के, फिर सूडान, सोमालिया। ये लाइन अब ईरान को ये लोग बर्बाद करने पे तुले में है, क्योंकि बहुत ही डेवलप नेशन है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। कहा जाता है ईरान के बारे में कि इट्स ए नेशन ऑफ एजुकेटेड पीपल, और जिस तरीके से उन्हीं ने अपनी तरक्की की है सैंक्शन के बावजूद, वो रिमार्केबल है। वहां जाए तभी आदमी देख के समझ सकता है, इसलिए कि अखबार तो पता नहीं क्या लिखते हैं वहां पे। मार्केट सामान से लेकिन सवाल से उनसे जी 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 सवाल ये है आगा साहब, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हम सब के पास, किसी के पास इसका जवाब नहीं है कि ये जंग कब रुकेगी, क्या होगा, इस ओपन एंड है, कहां कितनी तबाही होगी। लेकिन अब उन तबाहियों का जो अंजाम और नतीजा दिख रहा है, वो हर आदमी, पूरी दुनिया उसकी जद में आएगी जो तेल और गैस के भंडारों में आ गए। क्या आपको लगता है, जैसे अमेरिका से कई बार खबरें आती है, अमेरिकी अखबारों से भी और उनके जो
ट्रंप के अभी करीबी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, काउंटर टेररिज्म के जो चीफ थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा इजरायली लॉबी ये अमेरिका को, ट्रंप को इसके लिए तैयार किया। उनके दामाद माने जाते हैं प्रो इजराइल। तो क्या इजराइल ने ट्रंप पर इतना दबाव बना रखा है कि ट्रंप पीछे नहीं लौट सकते, या ट्रंप इतना आगे बढ़ गए कि फंस गए कि एग्जिट रूट नहीं मिल रहा है? इसको कैसे देखते हैं ट्रंप के उस बयान को भी, जिसमें ईरान में जो हमला हुआ है उनके गैस फील्ड पर, जिसको लेकर ट्रंप ने पल्ला झाड़ लिया कि इजराइल ने कर लिया, अमेरिका को नहीं पता है? देखिए, आपने दोनों बातें सही हैं किसी हद तक। पहली बात तो ये कि ट्रंप काफी हद तक फंस गए हैं। उनको जो इंटेलिजेंस इजराइल ने दी थी कि ये 4 से 8 दिन के अंदर ये मसला निपट जाएगा, जितने हार्ड लाइनर्स हैं उनको मार दिया जाएगा और फिर उसके बाद वहाँ पे रिजीम बदल जाएगी, प्रो अमेरिकन रिजीम आ जाएगी। वेनेजुएला वाला मॉडल उनको सामने रखा गया था। वो वार के पक्ष में नहीं थे, जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे, लेकिन उसमें यार दूसरी बात ये कि वहाँ पे अमेरिकन कांग्रेस हो, यानी वहाँ की जो पार्लियामेंट है समझ लीजिए वो, और अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन इंस्टीट्यूशन, उन सब में जूइश लॉबी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है जिसकी कोई इंतहा नहीं। यानी इलेक्शन कैंपेन के लिए फंडिंग वो लोग करते हैं, बड़ी फंडिंग करते हैं, मुहैया करते हैं, फिर उसके बाद वो उनसे कमिटमेंट्स भी लेते हैं कि आपको क्या करना है जीतने के बाद। इस तरह की वहाँ पे बातें होती हैं। और ये जूइश लॉबी जो है इसकी काफी, इसके बारे में आजकल लिखा जा रहा है पिछले कुछ समय से, अब आजकल तो बहुत ही ज्यादा लिखा जा रहा है कि इसका टोटल कंट्रोल किसी हद तक उनकी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन में भी काफी हद तक ये इंटरफियर करने लगे हैं, पेंटागन में भी, यानी उनकी डिफेंस मैटर में भी ये काफी जो है सक्षम है नजर आते हैं। इनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे भी है। और CIA मोसाद के जो पुराने कनेक्शन है वो बहुत थिक हो चुके हैं। इतना ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी हो गई है, इस तरह की बातें वहाँ पे आ रही हैं। और वहाँ पे जो इलेक्शन होता है, मैं नहीं समझता कि बगैर जूइश लॉबी के कोई वहाँ पे कैंडिडेट जीत सकता है। ये पोजीशन हो गई। जितने कांग्रेसमैन हैं या जितने भी सेनेटर्स हैं, उनके देख लीजिए लिस्ट आ रही है कि किसको कितना फंड ऑफिशियली दिया गया है जूइश ऑर्गेनाइजेशंस ने, और जो उनके बिजनेसेस हैं उन लोगों ने इलेक्शन लड़ने के लिए, या उनके प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसको फंड किया। इस तरह तो इतने ज्यादा, जिस बड़े नेता से बात कीजिए वो यही कहता है कि होली लैंड में हमें जाना है, वो ये बात करता है कि हमें इजराइल को सपोर्ट करना है, खुल्लम खुल्ला वहां पे है। और इसको लेके अमेरिकन पब्लिक में काफी आक्रोश भी नजर आता है। तो उनके दामाद जो ट्रंप के हैं, जेरेड कुशनर, जो बहुत फैसलों को प्रभावित करते हैं, बोर्ड ऑफ पीस का कॉन्सेप्ट के वो मुख्य ठेकेदार पर्दे के पीछे वो थे। जेरेड कुशनर खुद ऑर्थोडॉक्स ज्यूस हैं और उनको प्रो इजरायली माना जाता है। तो लेकिन सवाल उठता है कि क्या ट्रंप इतने इजराइल के दबाव प्रभाव में, दबाव तो नहीं कहे, इतने प्रभाव में? देखिए, वहां पे दो चीजें हैं। एक तो उनके यहाँ एक ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस जो है ये बहुत धार्मिक लोग हैं और ये बहुत पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं इजराइल को। इनका मानना यह है कि वहां पे प्रलय होगा, जब इजराइल बनेगा और एक वार होगी और फिर जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे। इस तरह के जो बाइबल में कुछ बातें हैं उसको और कुछ नई जोड़ जाड़ के वो बातें करते हैं। उनको लगता है कि इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन स्कीम ऑफ थिंग्स में, जो है अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। इतने समय से ये लोग 10-11 साल से सीरिया में लड़ाई लड़ रहे थे। सीरिया की में अब बशर अल-असद को टॉपल नहीं कर सकते। इजराइल ने 1 साल के 2 साल के अंदर इतनी बॉम्बिंग की, वहां पे पूरी उनकी सेना को ध्वस्त कर दिया, इसलिए कि उनकी एयरफोर्स कमजोर हो गई थी, बची नहीं थी, तो वो ये बार बार करते जा रहे थे। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिया था। ईरान में भी उनका, ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ इजरायली इंटरेस्ट के लिए अमेरिकन लड़ रहे हैं। अमेरिकन जो है, इजराइल जो है उनके इंटरेस्ट को भी प्रमोट कर रहा है। ईरान को में रिजीम चेंज अमेरिका का प्लान है और अमेरिका चाहता था, उसकी मदद इजराइल कर रहा है। इसके बदले में इजराइल को अमेरिकन जो है वो कहते हैं हम तुम्हें ग्रेटर
इसराइल बनाने की परमिशन देंगे। गाजा ले लो तुम, वेस्ट बैंक की बात करते हैं कभी कभी, हालांकि ट्रंप अब मना कर रहे हैं कि हम वेस्ट बैंक नहीं है, लेकिन इसराइल तो लगातार वहां भी सेटलमेंट कर रहा है। लेबनान के अंदर लगातार उनका हस्तक्षेप जारी है, और जो हालात आ रहे हैं लेबनान के, वहां तो वहां पे भी फुल फ्लेज वॉर जिसे कहना चाहिए चल रही है। तो दोनों के इंटरेस्ट हैं, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट हैं, तभी वहां पे ये एक दूसरे के साथ जी सही बात है, सही बात है, क्योंकि बयान तो सारे ट्रंप दे रहे हैं लगातार ना, अमेरिकी प्रेसिडेंट है जिस तरह के बयान दे रहे हैं लगातार, एलिमिनेट करने, खत्म करने। खामेनेई के लिए पहले जनवरी में ही ट्रंप ने बयान दिया, तो सही है कि ऐसा नहीं है कि इजराइल सिर्फ दबाव डाल रहा है, अमेरिका कर रहा है। वापस एक चीज पर लौटते हैं कि रियाद में एक बैठक हुई है आगा साहब, जिसमें वेस्ट एशिया के कई देश शामिल हुए, इस्लामिक कंट्री जो है 1 दर्जन से ज्यादा नाम देखा, अजरबैजान, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और यूएई। इन सब लोगों ने ईरान की तरफ से जो हमले इस तरह के हो रहे हैं, जो ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, उसका उन्होंने उसकी निंदा आलोचना की है। लेकिन क्या इससे ये गुंजाइश भी दिखती है कि आने वाले समय में ये जो वेस्ट एशिया के देश हैं जो डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं है, क्या वो भी कोई मोर्चा बन सकता है जब उनके यहाँ ड्रोन और मिसाइलें गिर रही है उनकी गैस और तेल फैसिलिटीज पर? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन देशों के पास सेना नहीं है, फाइटिंग फोर्स नहीं है। सेना तो है दिखाने के लिए, वेपन बहुत सोफिस्टिकेटेड ये खरीदते हैं, जो अमेरिका कहता है इनसे खरीद लेते हैं। सेना इन्हीं ने बनाई नहीं, इन्हीं ने अपना रक्षा सुरक्षा का ठेका अमेरिका को दे रखा है, आज से नहीं जी। इनका एक एग्रीमेंट है ऑयल फॉर सिक्योरिटी, उस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका इनको सुरक्षा प्रदान करता है और ये लोग उसको सस्ता तेल देते हैं। और एग्रीमेंट ये भी है कि तेल का जितना कारोबार होगा वो पेट्रो डॉलर में होगा। तो यानी ये जो कुछ भी तेल खरीदते हैं उसका सारा पैसा अमेरिकन बैंक्स में जाता है, अमेरिका जाता है, फिर वहां से धीरे धीरे इनके यहाँ आता है। तो अमेरिका को दोनों तरफ से फायदा है। इनके पास लड़ने की, एक तो ये बहुत छोटे छोटे देश हैं, यूएई हुआ, कतर, बहरीन, ओमान तो फिर भी बड़ा है देखा जाए तो, लेकिन सबसे बड़ा देश इनके यहाँ सऊदी अरेबिया है। और वो उन्हीं पे फौज इसलिए नहीं बनाई इन देशों ने, इन लोगों को डर लग रहा था अगर हम फौज बनाएंगे तो जैसे इजिप्ट में, इराक में, सीरिया में, लीबिया में, अल्जीरिया में और बहुत से देशों में तख्ता पलट करके सेना सत्ता में आ गई, तो उनका बेहतर यही है कि ठेका दे दो अमेरिका को। ये अरेंजमेंट कोल्ड वॉर एरा में तो बहुत अच्छा चला, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में इसमें क्रैक्स आने लगे। और फिर उसके बाद हमने देखा, बल्कि उससे पहले ही सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत पे अटैक किया तब तक तो ठीक चला, उसके बदले में अमेरिकन के ट्रूप्स आए और उनको वहां से निकाला, एक लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके बाद से ये इसमें प्रॉब्लम आने लगी। अमेरिका का जो ग्रिप थी इस पूरे क्षेत्र पे, जो धीरे धीरे हुआ ये कि ये देश अपनी ऑटोनॉमी, अपनी खुद मुख्तारी जो थी वो खोने लगे, और अब तो अमेरिका का टोटल कंट्रोल है। देखिए, ये सारी लड़ाई जो हो रही है ये तेल की वजह से हो रही है। अंजुम साहब, तेल वेनेजुएला ये क्यों गए? तेल का मसला था, क्योंकि उनके पास सबसे बड़े तेल के भंडार पाए जाते हैं। ईरान क्यों आए? कि ईरान के पास गैस, तेल, सोना, फिर उसके बाद कॉपर, लिथियम, यूरेनियम, बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं। ईरान स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो उसके बॉर्डर मिलते हैं पाकिस्तान से, फिर अफगानिस्तान से, फिर इराक से, फिर सेंट्रल एशिया के कई रिपब्लिक से, फिर उसके अलावा इसके मिलते हैं बॉर्डर टर्की से, इसके बॉर्डर मिलते हैं अजरबैजान से। तो इतना इम्पोर्टेंट देश है, जिस भी देश का इस यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बनती है, तो इनका नेक्स्ट स्टेप ये है कि सेंट्रल एशिया, जहाँ पे तेल के बड़े भंडार हैं और लैंड लॉक्ड है, तो उसका रास्ता इन लोगों को यही दिखाई देता है, ईरान गेटवे है सेंट्रल एशिया जाने का। तो वहां पे जहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इनका जो अल्टीमेट गोल है सेंट्रल एशिया में जो रशियन इन्फ्लुएंस है उसको न्यूट्रलाइज करके वहां के भी तेल, गैस, पाइपलाइन सबको लेके आए। और तेल को के ऊपर ये ग्रेटर कंट्रोल की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि तेल के ऊपर, यानी खरीदेंगे भी यही, बेचेंगे भी यही, निकालेंगे भी यही। ऑयल कंपनीज पूरी दुनिया में, वेनेजुएला में शुरू कर रहे हैं, जो एक समय में अगर देखें शाह रजा पहलवी के दौर में 79 के पहले बहुत हद तक 20 साल किया भी अमेरिका ने, वहां अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियों ने। बिल्कुल।
मोहम्मद मुसद्दिक 53 में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको क्यों निकाला गया? इसीलिए उन्होंने बैठते ही तेल को नेशनलाइज कर दिया था। उनको अमेरिकन और ब्रिटिश ने मिलके उनको ओवरथ्रो किया, इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेशंस करवा के इसी तरह के हालात क्रिएट किए। तब से ईरानी नाराज है अमेरिकन से। रजा शाह आ गए पावर में। ईरान में चाहे लेफ्ट हो या चाहे राइट हो, सबका मानना यह है कि ये रिजीम जो है, जो रजा शाह पहलवी की रिजीम थी, ये पूरी तरीके से आज़ाद नहीं थी। उनका मानना यह है कि आज़ादी इनको बाद में मिली। कुछ का कहना यह है कि हम जैसी आज़ादी चाहते थे वैसी आज़ादी हमको इस्लामिक रेवोल्यूशन में नहीं थी। जो लिबरल्स हैं या अपने को बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड पे हैं, ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं, लेकिन संख्या ज़्यादा नहीं है उनकी। ईरान में ये रिजीम बहुत स्ट्रांग है। ये सोचना कि इसको हटा दिया जाएगा आसानी से तो मुश्किल है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए, शिया थियोलॉजी थोड़ी फर्क है। शिया थियोलॉजी में एक तो सफरिंग का भी बहुत गुंजाइश है, दे विल सफर एंड फाइट बैक। दूसरी बात ये कि इनके यहाँ ये है कि अगर रिजीम करप्ट है या ऑपरेसर है कोई जो उसको नहीं करने दे रहा, तो आपकी रिलीजियस ड्यूटी है उस रिजीम को हटाइए और उस ऐसे हुकूमत को कायम कीजिए जो प्रो पीपल हो। ये रेफरेंस लेते हैं करबला से, मुहर्रम जो जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें प्रॉफिट के ग्रैंडसन गए और बहुत कम लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त की जो रिजीम थी यजीद की, वो उनका बहुत करप्ट है, ऑपरेसर है और ऑटोक्रेटिक है, हम इसको नहीं मानेंगे। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लड़ेंगे और मर जाएंगे। लड़े और मर गए, लेकिन उसके बाद पूरे वहां पे रिवोल्ट हो गया उनकी, और वो जो जितनी भी उनका शासन था, एम्पायर थी, वो कोलैप्स हो गई। तो इनके ईरान में इस वक्त मौलवियों का राज है और मौलवी इस चीज पे मानते हैं। वो सद्दाम हुसैन से भी 8 साल लड़े थे जबरदस्त तरीके। उस समय तो सेना भी नहीं थी, शाह ईरान की सेना डिजॉल्व कर दी थी इमाम खुमैनी ने आते ही, कि उनको लगा कि अगर ये सेना रहेगी तो दोबारा कू करके आ जाएगी, जैसे 53 उसी के बाद तो उन्होंने IRGC 80 में बनाया। जी जी बिल्कुल, आपने सही बताया। IRGC उसी ने बनाई, इन्हीं लोगों ने लड़े, वहीं पे ट्रेनिंग लेते थे, लड़ते थे, सद्दाम से लड़ते रहे 8 साल तक। 1 मिलियन लोग मरे, मरने वालों में अधिकतर संख्या जो थी वो ईरानी थी। ये तो नहीं मार रहे थे इराक में ज्यादा, इसलिए नहीं। उधर भी शिया थे और इधर भी शिया थे। और फिर दूसरी बात और ये खास थी, बात ये आगा साहब, आप हमसे 100 गुना बेहतर जानते हैं, खास बात ये भी है कि उस समय इराक के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम फोर्सेस थी, मतलब पीछे से सपोर्ट था। बावजूद इसके ईरान बहुत हद तक मिलिट्रीली बहुत कमजोर था, तुरंत रिवॉल्यूशन हुआ था। बावजूद इसके 8 साल तक इराक से फाइट करके और उसके बाद अपनी जमीन और अपनी सब कुछ बचा ले आया। अरे साहब बहुत। तो वो लोग, अब मुश्किल है मुझे कि सरेंडर आसानी से करेंगे। हाँ, ये है कि ईरानी जंग कभी चाहता ही नहीं था। इसका जो उनकी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो भी डिफेंसिव है। वो ये चाहते थे कि अमन शांति रहे, बातचीत। उनका बड़ा अच्छा प्रपोजल उन्होंने अमेरिका को दिया, उस प्रपोजल देने के बाद उन पे अटैक हो गया। इनकी नियत ही नहीं थी बातचीत की। हाँ, इससे वो पहले, अराची, जुलूम से पहले, विदेश मंत्री अराची का एक बयान आया था आगा साहब 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, अल जजीरा और कुछ अमेरिकन इंटरव्यू चैनल में, कि हमने जो हमारे पास इनरिच्ड यूरेनियम थे 60% तक, वो देने तक को तैयार थे। वही जेरेड कुशनर और जो भी अमेरिकी उनकी तरफ से बात कर रहे थे, और उसके बाद बातचीत चल रही है जेनेवा में, 24 घंटे में अमेरिका ने हमला कर दिया। तो पता नहीं उनका क्या इंटेंशन था। ये विदेश मंत्री कई बार बोल चुके हैं पिछले 4 दिनों में, 5 दिनों में। अरे भाई, इंटेंशन ये था दरअसल कि रिजीम बदलो, तेल पे कब्जा करो, जैसे वेनेजुएला में किया। इंटेंशन बेसिकली सिर्फ इतना है, तेल पे कब्जा होगा, तेल को आप एज ए वेपन यूज कर सकते हो किसी भी कंट्री में, जिसको जी चाहे आप स्टार्व कर दो। और ये कह रहे हैं कि अगर हमारी रिजीम आ जाएगी तो ईरान से जो तेल चाइना को जाता है हम बंद कर देंगे। रशिया पे सैंक्शन लगा दिया। अब बताइए, इस वक्त तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं, एक तो ईरान गल्फ का 20% नहीं आ रहा, फिर रशियन ऑयल नहीं आ रहा, ईरानियन ऑयल नहीं आ रहा, और कई वेनेजुएला का ऑयल बहुत कम आ रहा है क्योंकि वो पूरा बर्बाद हो गया सैंक्शन की वजह से, इंडस्ट्री वहां की। अब नए कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे, नया निकलेगा, और फिर उनका ऑयल हार्ड बहुत है, जो ज्यादातर रिफाइनरीज उसको रिफाइन नहीं कर पाते। केवल इंडिया में एक ही रिफाइनरी है, वो है रिलायंस की, जो उसको
खरीदती है, उसको रिफाइन करती है और बहुत सस्ता होता है। तो वो तो बहुत समय लगेगा, कम से कम 4-5 साल लगेगा। तो सऊदी अरबिया और यूएई, कतर, बहरीन, इन सब के तेल अभी इस वक्त रुका हुआ है। ईरान ने के युद्ध के, ईरान साफ कहता है अगर तुम हमारे तेल पे अटैक करोगे तो हम तुम्हारे जहां जहां इंटरेस्ट है, अमेरिकन ऑयल कंपनीज है वहां पे, इनके डिपोज हैं, इनका इंटरेस्ट है वहां के ऊपर, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। इजराइल ने ईरानी बैंकों पे अटैक किया। खमेनी की जो गवर्नमेंट, यानी इस समय जो गवर्नमेंट है वहां पे, उन्हीं ने नोटिस दे दिया अरब कंट्रीज में जितने भी बैंक है, अमेरिकन और इजरायली बैंक, वो खाली कर दे, सब छोड़ के भाग गए वहां से। घरों से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। फिर उसके बाद अभी इन्हीं ने उनके वाटर प्लांट्स वगैरह पे अटैक किया। उन्होंने कहा कि हम भी इसराइल के वाटर प्लांट और इन सब चीज़ों पे करेंगे, इसराइल के बैंकिंग पे करेंगे, इसराइल के जो ऑयल डिपो हैं उसको बर्बाद किया भी बहुत सी जगह। तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन चल रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, डर ये लग रहा है कि किसी स्टेज पे ये वॉर न्यूक्लियर ना हो जाए। दूसरा मुझको डर है कि अल-अक्सा के ऊपर इजराइल अटैक कर सकता है। अल-अक्सा मॉस्क भी खतरे में है। वहां का जो टॉप जो फार राइट लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है, इस वक्त अल-अक्सा को भी शहीद किया जा सकता है। चलिए, ये एक ऐसी स्थिति में ये जंग है 20 दिन में कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अंजाम क्या होगा। लेकिन हाँ, तबाही की तस्वीरें, तबाही की खबरें हर रोज हम देख रहे हैं। ईरान में भी लोग मारे जा रहे हैं। वेस्ट एशिया में अब तेल और गैस के भंडारों पर हमले हो रहे हैं। ईरानी हमले में इजराइल में भी तबाही हो रही है। लेकिन जंग के रुकने के आसार नहीं दिख रहे। अब आखिरी एक सवाल है आगा साहब, कौन रोक सकता है इस जंग को? ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये तीनों तो उलझे हुए हैं। फिर ये ईरान बहुत फौरन मान जाएगा। ईरान क्यों चाहेगा अपनी तबाही, क्यों चाहेगा गल्फ में? ईरान की जो बेसिक डिमांड्स है वो यही है कि भाई हमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो हक दिया है यूनाइटेड नेशंस ने हमें, आप उतना इनरिच करने दो। उसमें हमें आइसोटोप बनाने हैं, केवल मेडिकल के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हम बेचते भी हैं, दूसरे मुल्क भी खरीदते हैं। और हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो IAEA की निगरानी में है। फिर उसके अलावा ये भी, उनके कैमरे भी वहां पे लगे हुए हैं, UN बॉडी जो है ये। फिर उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि भाई और भी बहुत सी बातें, बस रशिया ने, मैं समझता हूँ अगर रशिया मूव करे और अमेरिकन सिंसियर हो, इजराइल सिंसियर हो वार रोकने पे, तो ये जंग रोकी जा सकती है बातचीत के मसले से। मैं समझता हूँ कि पूरा मसला निकल आएगा। और जो जेन्युइन डिमांड है, इनको डिमांड, ये वार इसलिए लड़ रहे हैं कि वो वीपन बना रहे हैं। वो कह रहे हैं हम वीपन नहीं बना रहे हैं, आप जो कहोगे हम उतना कम कर देते हैं। अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट बंद भी किया जा सकता है कि ओके फाइन, 5 साल के लिए हम इनरिच नहीं करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी है इसको हम डाइल्यूट कर देते हैं, या कोई दूसरी कंट्री डाइल्यूट कर देगा जो जिससे कि वेपन नहीं बन सकता। किस तरह के बहुत से प्रपोजल, आप ये कह रहे हैं कि हमें खतरा है इजराइल को, तो ये भी एक प्रपोजल आ सकता है कि भाई ठीक है, आपके पास मिसाइल हैं जो इजराइल तक जा सकते हैं, हम उन मिसाइल्स को 5 साल यूज नहीं करेंगे, हम फ्रीज कर देंगे, नए डेवलप नहीं करेंगे, कि जो आगे जाएंगे। बहुत चीजें, सब चीजों पे बातचीत हो सकती है और हो ही रही थी। जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने जब स्टेटमेंट दिया, कहा कि बहुत एग्रीमेंट के बहुत चांसेस हैं और जल्दी ही हो जाएगा, उसी के बाद अटैक हो गया। ये तो मतलब सही बात है। कन्विंस कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब। देखते हैं जंग कब तक चलेगी। हम तो दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द जंग खत्म हो। मासूम जाने, बेकसूर लोगों की जाने जाती है, जिंदगियां जाती है, तबाही होती है, और उसका असर कई बार जंग का विस्तार इस हद तक हो जाता है कि उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। जो थोड़ा थोड़ा असर दिखने के आसार शुरू हो गए हैं जब तेल और गैस के भंडारों पर और गैस फील्ड पर हमले हो रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, नमस्कार।